कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड से पाठ 9 लखनवी अंदाज। हेलो बच्चों, आज हम गद्य खंड से क्षितिज में पाठ 9 करेंगे। इसके लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उनकी कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय किससे हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दूलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास जो था वो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल के लखनवी अंदाज व्यंग्य ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ओके, तो क्लास हमारा चैप्टर हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। यहाँ पे वो कहते हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारे लेखक है वो बता रहे हैं मुफस्सिल का मतलब यहाँ पे क्या है? गांव की बस्ती की जो पैसेंजर ट्रेन यानी लोकल ट्रेन है, ठीक है। और फुकार यानी फूक मारना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं वो अपने सफर की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि गांव की बस्ती की वो सवारी गाड़ी जो हर ठहराव पर रुकती है जिसे लोकल ट्रेन कहते हैं, उसके चलने का समय हो गया था। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वो लोकल ट्रेन चल पड़ने की हड़बड़ी और बेचैनी में फूक मार रही हो, ठीक है। आराम से अगर लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास में जाना हो तो उसके लिए ज्यादा पैसे भी लगते थे। तो लेखक को बहुत दूर तो जाना था नहीं, लेकिन जो लेखक थे उन्होंने टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया ताकि वो अपनी नई कहानी के संबंध में कुछ वहां पर मतलब एकांत में अकेले में बैठ के सोच सके और बाहर खिड़की से जो नजारा है उसको भी देख सके। इसलिए भीड़ से बचकर और शोर शराबे से मतलब बचने के लिए जहाँ कोई ना हो, लेखक ने ये जो टिकट का सेकंड क्लास है वो ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने इस संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब जो लेखक हैं उन्हें जिस लोकल ट्रेन से जाना था, किसी वजह से थोड़ी देर होने के कारण लेखक से वो गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर लेखक जरा दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं।
फिर वो बताते हैं कि उन्होंने मतलब अंदाजा लगाया था पहले कि लोकल ट्रेन का वो सेकंड क्लास का छोटा डिब्बा खाली होगा, लेकिन लेखक के अंदाजे से बिल्कुल ही अलग वो डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे के बर्थ पर लखनऊ के एक नवाबी परिवार के संबंध रखने वाले एक सफेद कपड़े पहने हुए सज्जन बहुत ही मतलब आराम से पालथी मारकर उस पर बैठे हुए थे। उन सज्जन ने अपने सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक ने उस डिब्बे में अचानक से मतलब लेखक जब उस डिब्बे में अचानक से कूदे तो उसकी वजह से उन सज्जन की आंखों में जो गहराई से सोचने का भाव था, कि उसके ध्यान में बाधा या अड़चन मत ऐसा लग रहा था देखे कि उनके मतलब शायद वो कुछ सोच रहे होंगे तो उनकी ध्यान में बाधा पड़ गई, अड़चन पड़ गई, जिस वजह से उन सज्जन की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उन सज्जन की नाराजगी को देखकर सोचने लगे कि हो सकता है वो सज्जन भी किसी कहानी के लिए कुछ सोच रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि लेखक ने उन सज्जन को खीरे जैसी तुच्छ वस्तु का शौक करते हुए देख लिया था, इसलिए हिचकिचाहट की वजह से वो नाराज हो रहे थे। फिर आगे लेखक कहते हैं कि उन जो नवाब साहब बैठे हुए थे, है ना, उन्होंने उनके सामने की बर्थ पर बैठ मतलब लेखक के साथ एक सफर जो था वो बिताने में कोई ऐसा मतलब खास खुशी जाहिर नहीं करी, है ना, मतलब उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, है ना, वो मुस्कुराए भी नहीं उनको देखकर। तो जो लेखक है उन्होंने भी उन नवाब के सामने की जो बर्थ है सीट पर बैठकर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उनसे आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली यानी कि निठल्ले बैठे हुए। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। तो यहाँ पे किफायत का जो मतलब है वो है बचत। ठीक है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। लथेड़ना, लथेड़ लेना यानी कि परेशान करना या तंग करना। ओके, तो यहाँ पे जो अब हमारे लेखक हैं वो ये बता रहे हैं कि अचानक से अ, जो नवाब साहब है उन्होंने लेखक को संबोधित करते हुए अपनी भाषा में नमस्कार करते हुए पूछा कि क्या लेखक भी खीरे खाना मतलब कि क्या आप खीरे खाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से अचानक से नवाब साहब के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ था लेखक को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उन नवाब साहब के उस अचानक से हुए व्यवहार परिवर्तन से लेखक ने ये जान लिया कि वो नवाब साहब अपने आप के शिष्ट व्यवहार के अहंकार को बनाए रखने के लिए लेखक को भी साधारण लोगों की हरकत में अपने साथ ले लेना चाहते थे। मतलब ये है कि उन नवाब साहब के खीरे के शौक को लेखक ने देख लिया था, और खीरा एक साधारण वस्तु है एक तरीके से, है ना, तो जिस कारण नवाब साहब हिचकिचाने लगे थे। लेखक को लग रहा था इसी हिचकिचाहट को छुपाने के लिए साधारण वस्तु का शौक रखने के कारण वो लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछ रहे हैं। लेखक ने भी नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए सम्मान में किबला शब्द से सम्मानित करते हुए जवाब दिया कि वो ही अपने खीरे को खाने का शौक पूरा करें, मतलब वो नहीं खाना चाहते थे। तो लेखक का जवाब सुनकर नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर किया, और खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ा और अपने सामने बिछा लिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों की खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला।
फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जब वो बाहर देख रहे थे, है ना, तो खीरों के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था उसको झाड़ा और अपने सामने बिछा लिया। फिर अपनी सीढ़ी के नीचे रखा हुआ लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके उसको धो लिया। तौलिए से उसे पोंछकर सुखा भी लिया। फिर अपनी जेब से एक चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, फिर उन्हें चाकू से गोद कर उनका झाग निकालते हैं ना कड़वेपन के लिए, जिस तरीके से हम भी खीरे खाने से पहले काटते हैं। ये सब करने के बाद फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर लंबाई में टुकड़े करते हुए बड़े तरीके से तौलिए पर मतलब सजाने लग गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। पुड़िया यानी कि किसी कागज में किसी वस्तु मतलब कोई विशेष वस्तु होती है, जैसे उसको तरीके से लपेट देना। हाजिर यानी कि मौजूद होना। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की मतलब एक सलीके से फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी बिखेर दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि स्फुरण यानी कि फड़कन, एक फड़कना होता है ना, जैसे कंपन होती है, उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। रस स्वादन यानी कि रस का मतलब एक तरीके से स्वाद लेना, और प्लावित यानी कि तैयार हुआ। हम कनखियों से मतलब टेढ़ी नजरों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं यानी अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने की ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बारी हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ पे वो हमें ये बता रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले लोगों के खीरे के इस्तेमाल का जो तरीका है तो जानते ही हैं। वो अपने ग्राहक के लिए जीरा मिला हुआ नमक, पिसी हुई लाल मिर्च को कागज में एक तरीके से लपेट कर ग्राहक के सामने रख देते हैं। नवाब साहब ने भी उसी तरीके से बहुत ही तरीके से खीरे के लंबे लंबे टुकड़े करके उनपे जीरा नमक और लाल मिर्च की जो लाली थी वो बिखेर दी। फिर लेखक बताते हैं कि नवाब साहब की हर एक जो भी कर रहे थे ना वो काम, उनके जबड़ों की कंपन से ये साफ साफ पता चल रहा था कि उन खीरों को काटने और उस पर जीरा नमक लाल मिर्च की जो वो उन्होंने पाउडर सब बिखेरा है, उसकी पूरी जो प्रक्रिया में उनका जो मुख है वो खीरे के रस से स्वाद लेने की कल्पना, मतलब ऐसा लग रहा था उनके मुंह में पानी आ रहा है। फिर लेखक तिरछी नजरों से नवाब साहब को ये सब करते हुए देखकर सोच रहे थे मियाँ बड़े आदमी बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट ही इस ख्याल से लिया होगा ताकि कोई उनको खीरा खाते हुए ना देख ले। लेकिन अब लेने के बाद नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देख लिया और फिर उनसे एक बार खीरा खाने के लिए पूछ लिया, और साथ ही साथ उन खीरों की खासियत बताते हुए कहते हैं कि वो खीरे लखनऊ के सबसे प्रिय खीरे हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती पनियाती यानी कि रसीला फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब यानी कि मतलब जरूरत नहीं लग रही है खाने की। मेदा भी जरा कमजोर है। मेदा यानी कि पेट, किबला शौक फरमाए। फिर आगे वो कहते हैं, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। लेखक बताते हैं यहाँ पे कि नमक मिर्च छिड़क देने से उन ताजे खीरे की जो पानी से भरे लंबे लंबे टुकड़े थे ना, तो वो देखकर उनके मुंह में पानी तो आ गया था, ठीक है, लेखक को देख के। लेकिन हुआ क्या था, उन्होंने मना कर चुके थे वो खाने के लिए, तो जिस वजह से लेखक ने अपना आत्मसम्मान बचाना ही बेहतर समझा। उन्होंने नवाब साहब को शुक्रिया देते हुए जवाब दिया कि इस वक्त उन्हें खीरे खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही है, और साथ ही लेखक ने अपनी पाचन शक्ति को बताया कि मतलब कमजोर है, मतलब अभी पेट थोड़ा सही नहीं है तो इसलिए मैं नहीं खाना चाहता।
फिर लेखक का जवाब पाते ही नवाब साहब ने लालसा भरी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के लंबे लंबे टुकड़ों की ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की जब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो यहाँ पे नफासत का मतलब है कोमलता या फिर सुंदरता। ठीक है, तहजीब यानी कि शिष्टाचार, तस्लीम यानी कि स्वीकारना, नतमस्तक करना। ओके, सो यहाँ पे जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि नवाब साहब ने खीरे के जो टुकड़े थे ना उनको उठाया, अपने होठों तक लेके गए, फिर उस टुकड़े को ना सूंघा और उस खीरे को स्वाद की कल्पना, मतलब उस खीरे के स्वाद की कल्पना की और खुशी में मतलब अपनी पलकें बंद कर ली। तो नवाब साहब केवल खीरे को सिर्फ क्या कर रहे थे, सूंघ रहे थे और उसके स्वाद का अंदाजा लगा रहे थे। खीरे के स्वाद के अंदाजे से नवाब साहब के मुंह में भर आए पानी का घूंट उनके गले से नीचे उतर गया। ये सब करने के बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को बिना खाए ही खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब ने खीरे के हर एक टुकड़े को नाक के पास ले जाकर अपनी कल्पना में ही खीरे के जो रस था उसका स्वाद ले लिया था। फिर वो कहते हैं कि नवाब साहब ने लेखक को दिखाने के लिए कि वो खीरे जैसी जो साधारण वस्तु है उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कैसे करते हैं। सभी खीरे के टुकड़े को बिना खाए खिड़की से बाहर फेंक कर करते हैं। तो वो कहते हैं कि नवाब साहब ने जो खीरे की तैयारी की, उसका इस्तेमाल किया, उससे वो थक गए थे और थक कर अपनी बर्थ में लेट गए। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने खीरे खाने के तरीके देखकर लेखक ने ये स्वीकार कर लिया कि ये है खानदानी शिष्टाचार, मतलब स्वच्छता, सफाई और मृदुलता। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? एब्स्ट्रैक्ट यानी कि विचार में विद्यमान, नफीस यानी उत्तम, उम्दा एकदम। ठीक है, और उदर यानी कि पेट। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकीन, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तृप्ति यानी कि प्रसन्नता होना, खुशी होना, लजीज यानी कि बिल्कुल ही स्वादिष्ट, और सकील का मतलब है यहाँ पे भारी, मतलब जल्दी से ना पचने वाला, और नामुराद का मतलब है यहाँ पे बदनसीब या फिर अभागा। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि नवाब साहब के द्वारा खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की खुशबू और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का छोटा सा श्रेष्ठ या फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी विचार में विद्यमान तरीका तो जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है? अंदाजा ही लगाया जा सकता है, उससे पेट भी मतलब उससे पेट की जो भूख है वो शांत हो सकती है। लेकिन नवाब साहब की ओर से ऊंचे डकार का शब्द ऐसे सुनाई दिया जैसे उनका पेट भर गया हो। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन जल्दी पचने वाला नहीं होता है, और साथ ही साथ बेचारे बदनसीब पेट पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की
ऐसी बातें सुनकर लेखक कहते हैं कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि नवाब साहब की बात सुनकर लेखक ने मन ही मन में ये कहा कि नई कहानी के जो लेखक हैं, मतलब जो नवाब साहब है वो इस नई कहानी के लेखक है, क्योंकि लेखक के अनुसार अगर खीरे की सुगंध और स्वाद का केवल अंदाजा लगाकर पेट भर जाने से डकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना घटना के और बिना किसी पात्र के एक लेखक केवल इच्छा करने से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, है ना। ये था पाठ बच्चों, लखनवी अंदाज। मतलब उन्होंने एंड में यही बताने की कोशिश करी है यशपाल जी ने, जो हमारे लेखक हैं, कि जो नवाब साहब थे, है ना, वो उन्होंने खीरा बकायदा खूब सलीके से काटा भी, नमक मिर्च भी बुरका, उसपे जो पानी आया उसे देख करके सिर्फ अपना एक अंदाज दिखाने के लिए उन नवाब साहब ने क्या करा, सूंघा उस खीरे को और बाहर खिड़की से फेंक दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं लेखक कि भाई खीरे को बिना खाए, मतलब सिर्फ सूंघने से स्वाद ले लिया और उस स्वाद से उनका पेट भी भर गया बिना खाए। क्या ये, अगर ये पॉसिबल है, तो क्या एक जो राइटर है, जो एक लेखक है, वो बिना किसी इच्छा के या बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्र के, मतलब अपनी जो नई कहानी है उसको नहीं बना सकता। तो ये था पूरा पाठ का सार। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.